टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द साइबर सेफ्टी। साइबर सेफ्टी के अंदर बेटा कुछ एक टर्म्स हैं। द फर्स्ट टर्म इज़ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स करने से पहले हमें पता होनी चाहिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोई भी वर्क, द एनी वर्क क्रिएटेड बाय ए पर्सन by his own efforts is called intellectual property। जैसे कि these notes are created by me, now these notes are my intellectual property। अगर किसी पर्सन ने अपनी पोइम लिखी है then that poem is his own intellectual property। अगर किसी ने कोई कोट लिखा है, म्यूज़िक कॉम्पोजिशन करी है, सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है, प्रोग्राम बनाया है, कुछ भी वर्क द क्रिएटेड बाय ए पर्सन बाय इट्स ओन माइंड, बाय इट्स ओन एफर्ट्स इज कॉल्ड इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके उस पर्सन के कुछ एक राइट्स भी हैं। देर आर सम राइट्स रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एवरीबडी कांट यूज हिज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दिस इज हिज राइट। if you want to use the intellectual property then he must get the permission from the owner। so the intellectual property is the right, property rights are the rights of the owner of information to decide how much information is to be exchanged, shared or distributed। also it gives the owner a right to decide the price for its information। तो अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करने का वो एक प्राइस भी डिसाइड कर सकता है। सो दिस इज़ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब साइबर सेफ्टी की टर्म आ रही है, तो साइबर सेफ्टी में ये चीज़ें होती हैं कि समटाइम्स वी हैव क्रिएटेड द सॉफ्टवेयर, तो अगर कोई और पर्सन उसको स्टील करके अपना प्रेजेंट कर देता है देन यू आर नॉट सेफ ऑन साइबर। तो साइबर सेफ्टी इश्यूज़ को लेके ही ये चैप्टर क्रिएट किया गया है। तो इनमें ही ये सारी टर्म्स कवर होंगी। द नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर, वी विल डिस्कस वन बाय वन। द फर्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इट्स राइट वी हैव डन। now again the topic is related to the intellectual property, how one can protect his intellectual property। so intellectual property को कैसे protect किया जा सकता है? one can protect his intellectual property by get it copyrighted or patented or trademark। आप उसका एक copyright लो या उसको अपने नाम से इसका पेटेंट करवाओ, ट्रेडमार्क लो। जैसे आप देखते हो कि कुछ एक प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो एक फ़ोन ही है, अगर वो फ़ोन वीवो कंपनी ने अपने मॉडल के नंबर से अगर उसने इशू करा है तो अब उसके ऊपर ट्रेडमार्क वीवो कंपनी का ही है, दूसरे फ़ोन का, दूसरी किसी कंपनी का कोई भी कंपनी उस फ़ोन को अपना नहीं कह सकती। सो दिस इज़ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑफ द वीवो कंपनी फॉर देयर ऑन मॉडल ऑफ देयर मोबाइल फ़ोन। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसने कॉपीराइट ले रखा है। सो इट शुड बी कॉपीराइटेड, पेटेंटेड और ट्रेडमार्क। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ प्लेगरिज्म। Plagiarism, is it an offense? Yes, it is an offense। so before discussing about that how it is an offense, we will discuss about what is the plagiarism। plagiarism is stealing someone's intellectual work, any idea, literary work, music composition, poem etc. and representing it as your own work without giving credit to creator। अगर आप ये सोचते हो कि आपने इतना ही लिख दिया कि हमने कहा कि किसी की इंटेलेक्चुअल वर्क को हमने स्टील कर लिया, स्टीलिंग इज़ नॉट जस्ट अ प्लेगरिज्म। द होल प्लेगरिज्म इज यू हैव स्टोलन एंड रिप्रेजेंटेड इट एज योर ओन वर्क। यू आर नॉट गिविंग द क्रेडिट टू द क्रिएटर बट यू आर रिप्रेजेंटिंग इट एज योर ओन वर्क। सो दिस इज़ द प्लेगरिज्म एंड श्योरली इट इज़ एन ऑफेंस। इट इज़ द infringement and violation of an author's right to be credited। एक ऑथर के राइट का एक क्लोज है साइबर सेफ्टी रूल्स में, साइबर लॉ में। तो अगर आप उसको ऑथर के उस क्रिएटर के उस लॉ को अगर आप वायलेट कर रहे हो, इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हो, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हो, दिस इज द कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। सो इट इज़ क्रिमिनल ऑफेंस, पनिशेबल एंड हैज़ फाइन एंड पेनल्टी। ये पनिशेबल है और इसके लिए फाइन भी है और पेनल्टी भी लगेगी। सो सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेगरिज्म आर, पेपर में ये क्वेश्चन आता है, गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेगरिज्म। यूजिंग समवन अदर्स वर्क विदाउट गिविंग क्रेडिट, यूजिंग समवन अदर्स वर्क विदाउट गिविंग क्रेडिट। सो दिस इज प्लेगरिज्म। using someone else's work by changing the purpose of work,
आपने किसी का काम लिया और बाद में उसमें कुछ चेंजेस करके उसका पर्पस चेंज करके अपना रिप्रेजेंट कर दिया, सो दिस इज ऑल्सो प्लेगरिज्म। नेक्स्ट इज मॉडिफाइंग समवन्स वर्क विदाउट गिविंग क्रेडिट टू हिम। किसी के काम को हमने मॉडिफाई करा, ये तो आई हैड, एंड उसको आप क्रेडिट भी नहीं दे रहे हो। फेलियर टू गिव क्रेडिट टू ऑल इन अ टीम हु डिड कोलैबोरेटिव एफर्ट। कुछ लोगों ने कोलैबोरेटिव एफर्ट्स करी हैं बट स्टिल वी आर नॉट गिविंग एनी क्रेडिट टू दैट पर्सन। आपने एक एज अ टीम काम किया, सपोज मैंने और आपने मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाया और उसको अल्टीमेटली सारा क्रेडिट उसका मैं गेन कर लूँ और आपके नाम को कहीं आगे आने ही ना दूँ, सो दिस इज़ ऑल्सो प्लेगरिज्म। स्टीलिंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर पर्सन स्पोकन वर्ड्स, कोटेशंस ऑफ अनदर पर्सन स्पोकन वर्ड्स। अगर आपने किसी के स्पोकन वर्ड्स की कोटेशंस को स्टील कर देते हो और किसी भी स्पीच में आप खुद उसको प्रेजेंट कर रहे हो और आप ये भी नहीं कह रहे हो कि ये उसने बनाई है, सो दिस इज़ द प्लेगरिज्म। सो ऑल दिस वर रिलेटेड टू द प्लेगरिज्म एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आज मैं आपको उतना ही कवर करवाऊंगी जितना आप लोगों ने अब तक कर लिया है, उसी के रिलेटेड ही वीडियो बनेगी। सो हाउ नॉट टू प्लेगरिज्म। अगर आपसे कहा जाए कि आप प्लेगरिज्म होने से कैसे रोक सकते हो, simply you can use the software, so using the software is not plagiarism, but if you are using the software then give credit to the creator. In this way you can avoid the plagiarism. So you must give credit while using person's ideas, opinion, theory and quotations etc. Next is what is digital property. Give some examples of digital property. डिजिटल को लेके सब फेमिलियर हैं कि डिजिटल क्या चीज़ है। डिजिटल कोई भी काम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है एंड देन दैट इज़ द डिजिटल प्रॉपर्टी। अगर आप कुछ सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे हो, कुछ फेसबुक पे अकाउंट बना रहे हो, कुछ ऑनलाइन अकाउंट्स बना रहे हो, ईमेल अकाउंट्स बना रहे हो, वेबसाइट्स बना रहे हो, ब्लॉग्स बना रहे हो, कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बना रहे हो, शॉपिंग अकाउंट्स हैं, ऑल दिस आर योर डिजिटल प्रॉपर्टी। So what is digital property? It refers to an information created by you in electronic or digital form is called as digital property. इसकी कुछ एक examples हैं, मैंने अभी बोल चुकी हूँ आप सबको. So these are here. So next is digital property को लेके कुछ एक rights होते हैं. What is digital property? It is a right of a person who created digital property or who purchased it to decide who can use digital property. अब मैंने कहा कि एक सॉफ्टवेयर है, सपोज आपकी विंडो 8 है, विंडो 10 है. अगर विंडो 8 और विंडो 10 को अगर आपने चाहते हो कि अगर फ्री में देना चाहते हो देन इट्स प्योरली योर राइट. अगर आप चाहते हो कि इसकी आप यू वांट टू डिसाइड द मनी, ओनर इसकी मनी डिसाइड करना चाहता है तो ये भी उसी का राइट है. तो उसको परचेज़ करना है या उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ये उसकी डिजिटल प्रॉपर्टी है एंड इट्स प्योरली हिज राइट अबाउट हिज डिजिटल प्रॉपर्टी. सो पीपल मे पे और ऑब्टेन लाइसेंस टू यूज़ हिज डिजिटल प्रॉपर्टी. जैसे हम एंटीवायरस खरीदते हैं तो लाइसेंस ले लेते हैं 1 ईयर का. सो दिस इज़ द वे वी कैन गिव वी आर हैविंग द राइट्स टू डिजिटल प्रॉपर्टी. इट इज़ द राइट ऑफ ए पर्सन हु क्रिएटेड डिजिटल प्रॉपर्टी और हु परचेज्ड इट टू डिसाइड हु कैन यूज़ हिज डिजिटल प्रॉपर्टी. ठीक है. सो people may pay or obtain license to use his digital property. Next is what are the threats to use, what are the threats to digital property. तो जैसे कुछ threats होते हैं ना कि हमने डिजिटल प्रॉपर्टी बनाई तो उसको कुछ threats हैं. अगर हम रखते हैं उसको किसी को यूज़ करने को देते हैं तो मे भी यूज़ करने के बाद पर्सन उसमें चेंजेस कर दे, आपके उसके इंटरनल सॉफ्टवेयर पोर्शन में जाके उसमें चेंजेस करके उसका सारा पर्पस चेंज कर दे तो आपका बनाया सॉफ्टवेयर बिगड़ गया. तो ये आपकी दिस इज़ द थ्रेट टू योर डिजिटल प्रॉपर्टी. अब कैसे हो सकता है ये? देयर आर मैनी पेनिट्रेशन टूल्स लाइक क्रैकर्स एंड की गन्स थ्रू विच हैकर्स कैन पेनिट्रेट योर सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू हैकर्स आपके सॉफ्टवेयर में पेनिट्रेट करते हैं. समवन में स्टील एंड प्लेगराइज योर सॉफ्टवेयर, स्टील कर लेगा और उसको अपना बना के प्रेजेंट कर देगा. दिस इज़ ऑल्सो अ थ्रेट टू योर डिजिटल प्रॉपर्टी. हाउ वन प्रोटेक्ट हिज डिजिटल प्रॉपर्टी. कैसे अपनी डिजिटल प्रॉपर्टी को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं? नंबर 1 बाय यूजिंग एंटी टेम्पर सोल्यूशंस. नंबर 2 डू नॉट शेयर योर कोड विद एवरीवन. सबके साथ अपना जो प्रोग्राम बनाया है सबके साथ शेयर ना करो. ऐड सम लीगल क्लॉजेस, टर्म्स एंड कंडीशन टू यूज़ ऑफ फॉर द यूज़ ऑफ योर डिजिटल प्रॉपर्टी.
तो आप कुछ लीगल क्लॉजेस, टर्म्स एंड कंडीशन भी लगाओ ताकि जो आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं। अभी कुछ एक फुल फॉर्म्स हैं, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स जो पेपर में आती हैं। तो ये है आपकी नंबर 1 इज़ OSS। OSS इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नंबर 2 FSF, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। नंबर 3 फ्लोस, फ्री लिबर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नंबर 4 GNU, GNU इज़ नॉट यूनिक्स। याद कर लो सारे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ योर OSI, ओपन सोर्स इनिशिएटिव। W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। OSI, ओपन सोर्स इनिशिएटिव, वो कर लिया हमने, रिपीट हो रहा है। GPL, GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस। LGPL, लेसर जनरल पब्लिक लाइसेंस। तो ये आपकी फुल फॉर्म्स हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, पेपर में आती हैं, सब ने याद रखनी है। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है MIT। MIT ये एक क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने लिखा है। लाइसेंसेस होते हैं, आपको बता दूं कि कुछ एक लाइसेंस होते हैं, लाइसेंस की टाइप्स होती हैं। द 1 इज़ द MIT, GPL जनरल पब्लिक लाइसेंस, उसके बाद MIT की फिर डिटेल है, इसी तरीके से एक अपाचे लाइसेंस है। तो ये सारे आपके कुछ एक लाइसेंसेस हैं जो पेपर में आ सकते हैं। और इनमें जैसे छोटा सा क्वेश्चन हमने बना हुआ देखा था, तो उसका आंसर यही था कि विच इज़ द लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव ओपन सोर्स लाइसेंस। विच इज़ द लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव ओपन सोर्स लाइसेंस, दिस इज़ MIT। MIT इज़ द लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव ओपन सोर्स लाइसेंस। GPL इज़ मोस्ट कॉमनली यूज लाइसेंस, जिसमें जो ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है फॉर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स एंड प्रोवाइड्स वाइड रेंज ऑफ राइट्स टू डेवलपर्स लाइक टू कॉपी, डिस्ट्रीब्यूट एंड मॉडिफाई सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू लोग अपने सॉफ्टवेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ योर GPL जनरल पब्लिक लाइसेंस। नेक्स्ट इज योर GPL की डिटेल्स हैं। इट अलाउज यूजर्स टू कॉपी सॉफ्टवेयर, one can distribute it by any method and style. You are free to make any modifications. You can charge a fee after modifying, but software is still under license. अगर कोई changes भी करता है, उसकी वो फीस ले सकता है कि मैंने ये changes करी हैं, उसके लिए वो फीस चार्ज कर सकता है, बट the software is under the license of GPL. तो ये सारे GPL के फीचर्स हैं। नेक्स्ट इज MIT की फीचर्स। MIT की फुल फॉर्म मैं लेटर ऑन आपको बताती हूँ। इट इज़ लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव ओपन सोर्स लाइसेंस। तो वन कैन यूज़, कॉपी एंड मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर एनी वे यू वांट, जिस तरीके से आप चाहते हो उस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। यू गिव द सॉफ्टवेयर इन फ्री और सेल इज आप इसको फ्री में भी दे सकते हो, इसको सेल भी कर सकते हो। ओनली रिस्ट्रिक्शन इज दैट इट इज़ ऑलवेज अकम्पनीड बाय लाइसेंस एग्रीमेंट, इसके साथ लाइसेंस एग्रीमेंट हमेशा रहेगा। तो दिस इज़ द ओनली इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू MIT। नेक्स्ट इज योर अपाचे लाइसेंस। अपाचे लाइसेंस इन इट अगर आप कोड को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, दूसरे बंदे को दे रहे हो, तो क्रेडिट आपने क्रिएटर को ही देना है। राइट्स आर वर्ल्ड वाइड। इफ़ राइट्स आर ग्रांटेड इन वन कंट्री देन दे आर ग्रांटेड इन ऑल कंट्रीज। ये राइट्स वर्ल्ड वाइड हैं, हर पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड ये राइट्स माने जाएंगे। अदर्स कैन ऑल्सो यूज़ लाइसेंस्ड वर्क। आपके लाइसेंस वर्क को बाकी लोग भी यूज़ कर सकते हैं। नो वन कैन टेक दिस राइट्स वंस ग्रांटेड। अगर आपको ये राइट्स एक बार ही मिल गए तो कोई भी ये राइट्स आपसे ले नहीं सकता। दीज आर द फीचर्स ऑफ अपाचे लाइसेंस। द नेक्स्ट टॉपिक इज वी आर गोइंग टू लर्न इज व्हाट इज प्राइवेसी। प्राइवेसी इज द प्रोटेक्शन ऑफ डिजिटल पर्सनल इंफॉर्मेशन गिवन ऑनलाइन। हम लोग क्या करते हैं कि सपोज आप अमेज़ोन में या कहीं पे भी आप अपनी इंफॉर्मेशन, आप अपनी शॉपिंग कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हो। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है अगर आपने फीड कर रखी है तो ये इसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। इसको भी किसी भी तरीके से गलत पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। सो ये आपकी प्राइवेसी है। सो प्राइवेसी इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन गिवन ऑनलाइन।
For example, information can be stolen when you give your personal information on e-commerce sites. E-commerce sites कौन सी, जैसे कि Amazon होगी, Flipkart होगी, यहाँ पे आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हो. तो अब इसको प्राइवेसी को सेफगार्ड कैसे किया जा सकता है? प्राइवेसी को सेफगार्ड कैसे किया जा सकता है? How one can safeguard privacy? Merchant must assure अबाउट डाटा सेफ्टी बाय यूजिंग HTTPS प्रोटोकॉल. आप कभी वेबसाइट्स खोल के देखना कि कुछ साइट्स तो HTTP से शुरू होती हैं और कुछ साइट्स HTTPS से शुरू होती हैं. तो जो सेफ साइट्स हैं दिस स्टार्ट्स विद HTTPS प्रोटोकॉल. तो जब भी आप कोई शॉपिंग साइट खोलो तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि इट शुड स्टार्ट विद HTTPS नॉट HTTP. और जो मर्चेंट है वो भी, उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि वो HTTPS प्रोटोकॉल ले, क्योंकि उसको लेने के बाद कोई भी पर्सन उसकी साइट में से आपके डाटा को स्टील नहीं कर सकता. Next, user must go through the terms and conditions of seller site before providing any sensitive information. कोई भी information आप अपनी देते तो उससे पहले आप उनकी terms and conditions को follow करो. He should make sure that site is safe by checking HTTPS protocol and padlock sign. तो जब हम लोग भी, हमारी भी जिम्मेदारी है कि जब हम उस साइट को खोलें तो हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये HTTPS प्रोटोकॉल से शुरू हो रही है और इसके आगे जो साइन है दैट इज़ अ पैडलॉक साइन. सेलर मस्ट clearly state how users data will be used in terms and conditions of website. वो आपसे आपका क्रेडिट कार्ड का CIV नंबर भी ले रहा है, क्रेडिट कार्ड का भी नंबर ले रहा है, आपकी बहुत सारी पर्सनल डिटेल्स और भी हैं वो ले रहा है. तो वो आपको टर्म्स एंड कंडीशन में अश्योर करे कि वो इस डाटा को यूज़ कैसे करेगा. सो नाउ वी आर कंप्लीट with work done till now and continue tomorrow. Bye for now.